सा मैं आपको स्टैट्स बता दूं। ऐसा एक रिसर्च में देखा जा रहा है कि हर 8 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर अपनी लाइफ में डेवलप होता है, या आजकल का ये आंकड़ा है, ये हो रहा है। ये बहुत ही एक सीरियस और एक टेंशन भरा बात है, पर इस तरह का रिसर्च में ये सामने आ रहा है। और यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर 13 मिनट में एक औरत की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर से हो रहा है। तो आज कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनकर के हम लोग डर जाते हैं। और आज जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर हमारे देश में देखा जा रहा है वो है ब्रेस्ट कैंसर का। क्या है ब्रेस्ट कैंसर? आप लोगों को थोड़ा सा मैं बायोलॉजी क्लास तो नहीं बट एक बेसिक बताना चाहूंगी। जैसे हमारा घर एक एक ईंट एक एक पत्थर को जोड़कर हम लोग हमारा घर बनाते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी भी एक एक सेल को जुड़ के, कोशिका, सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका बोलते हैं, वो जुड़ करके हमारा बॉडी बनता है। तो ये सेल क्या है, जिस दिन से हम पैदा होते हैं और जब तक हम रहते हैं तब तक ये डेली ये सेल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में बनते हैं, डिवाइड होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। ये सेल की एक साइकिल होती है। पर कभी कभी शरीर में कुछ गड़बड़ होने की वजह से, कोई भी कारण हो, ऐसा होता है कि वो सेल्स पनपते हैं और बहुत तेजी से, बहुत ही अनियंत्रित तरीके से डिवाइड होना, बड़े होना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे हम लोगों को जो ट्यूमर वर्ड हमने सुना है या गांठ वर्ड सुना है, वो वहीं से वो फॉर्म हो जाता है, वो बन जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर, मैं एक्चुअली थोड़ी हेजिटेट भी हो रही थी कि ये वर्ड मैं कैसे यूज करूंगी, पर आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर में यही होता है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये अनियंत्रित तरीके से हमारे स्तन में बढ़ने लगती है और कहीं पे स्तन में गांठ या ट्यूमर को बना देती है। तो ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर। हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो अभी स्टार्ट हुआ है, वो पिछले 10 साल से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली मेरी जो इमीडिएट नेबर है, मेरी जो पड़ोसी है, वो डॉक्टर हैं और वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट पता है किसको बोलते हैं? वो लोग जो कि इस तरह का जो ब्रेस्ट कैंसर का जो ऑपरेशन करते हैं और जो इलाज करते हैं, ये उन लोगों को ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो उनके साथ मेरा काफी उठना बैठना है और उन्होंने एक बहुत ही डरावनी बात बताई, क्योंकि वो काफी सीनियर डॉक्टर हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ साल पहले तक, लाइक 10 साल 12 साल पहले तक, जो नॉर्मली जो ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है वो 40-50 साल की औरतों के ऊपर इस समस्या को वो देखा करती थी। लेकिन अभी ये एक बहुत ही डरावना तथ्य हमारे सामने आया है कि अभी 18, 20, 25, 30 साल की भी लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो आखिर कुछ तो फैक्टर्स है, कुछ कहीं गलत है, जो इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ोतरी हमारे देश में हुई है। तो उनमें से मैंने एक्चुअली ये सारा जो रिसर्च मैं जो आज आपके सामने रखने वाली, ये सिर्फ गूगल यूट्यूब पे फाइंड किया हुआ रिसर्च नहीं है। ये एक डॉक्टर के साथ बैठ करके मेरी जो डिस्कशन हुई थी, उसके ऊपर मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में इनको बताने की यहाँ पे कोशिश की है। मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं कोई भी उस तरह का डॉक्टर वाले टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इन बातों को रखूंगी। तो भारत में जो स्तन कैंसर की दर है, उसके बढ़ने का क्या कारण है? और उसमें जो सबसे पहला कारण जो निकल के सामने आ रहा है, वो आ रहा है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे जीवन शैली में बदलाव। लाइफस्टाइल क्या है दोस्तों? लाइफस्टाइल, हर दिन एक 24 घंटे में हम जो जो काम करते हैं, जो हमारे जीवन में हर दिन वो काम बार 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 हम रिपीट कर रहे हैं, वही हमारा लाइफस्टाइल। तो हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या है? हमारे लाइफस्टाइल में हमारा खान पान आया, हमारी नींद आई, हमारा फिजिकल एक्टिविटी के हम कितना शारीरिक रूप से एक्टिव है, काम कर रहे हैं, और हमारा स्ट्रेस लेवल आया। तो मैं एक एक करके चारों पे थोड़ा थोड़ा बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो है, ये जो लाइफस्टाइल का जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से ही नहीं बल्कि हमारे और भी हमारे देश में जो अलग अलग डिजीज जो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों को आजकल डायबिटिक कैपिटल बोला जाने लगा है कि हमारे यहाँ हर दूसरा जो इंसान है उसको शुगर की प्रॉब्लम है, हर दूसरा तीसरा इंसान को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है।
तो वो उसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में पहले हम बात करते हैं नींद की। एक इंसान को बहुत अच्छे से फंक्शन करने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद की जरूरत पड़ती है। और नींद क्यों जरूरी है? हमारा जो शरीर है उस नेचर ने, भगवान ने इतना सुंदर गढ़ा था कि हमें डॉक्टर्स की या किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे शरीर में एक एक चीज होती है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और हिंदी में हम प्राण शक्ति बोलते हैं। ये जब हम रात में नींद में ढंग से सोते हैं, अगर हम 10 बजे सो रहे हैं और सुबह हम अगर 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं, तो 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति होती है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है, जो भी अंग है, जहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी टूट फूट हुआ है, तो उसको वो रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन अब चूंकि इतने डिवाइसेस आ गए हैं, मोबाइल फोन है, टीवी है, नेटफ्लिक्स है, उसके कारण हम लोग अपनी नींद से बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और वो जो 10 से 2 बजे तक का जो टाइम था जिसमें कि प्राण शक्ति हमारे शरीर को ठीक करती थी, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग जग के गुजारते रहे। तो हमारी बॉडी जो है वो जो खुद से अपने आप को रिपेयर करती थी, वो रिपेयर करने का हम मौका नहीं दे रहे। तो पहला तो नींद जो है वो बहुत गलत तरीके से हम लोग ले रहे हैं। आप गांव में नॉर्मली देखिएगा 8-9 बजे लाइट्स ऑफ हो जाया करती थी, पूरा गांव सो जाया करता था। अभी जो है वो गांव में भी, छोटे छोटे कस्बों में भी ये देख रहे हैं, मोबाइल की वजह से, मूवीज देखने की वजह से लोग जगे हुए हैं। दूसरी मैं बात करना चाहूंगी फिजिकल एक्टिविटी पे। तो पहले इतने मशीन्स नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं था, मिक्सर नहीं था, तो औरतें भी जो है वो बहुत, उनको नहीं चाहते हुए भी वो घर का ही काम करके काफी फिजिकली एक्टिव हो जाया करती, और घर का खुद से झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन वर्तन कर लिया। अभी क्या है, अभी अगर हम जरा भी, हम अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटस में जरा भी बदलाव आता है तो हमारे घर में हम लोग एक काम वाली रख ले रहे हैं। फिर जब पुरुष साथियों की बात करें तो मुझे याद है हमारे घर में भी 3-4 साइकिल हुआ करते थे। कहीं आसपास 2-4 किलोमीटर रेंज तो हम लोग साइकिल पे कवर कर लिया करते थे। अब सबके घर में 2 व्हीलर्स रखे हुए हैं, कहीं भी जाना है 100 मीटर भी हम नहीं चलना चाहते। तो फिजिकल एक्टिविटीज जो है ना वो हम लोगों ने इतना कम कर दिया है अपने देश में। मैं अभी 2-4 महीना पहले मैं गई थी यूरोप, और वहां मैं ये देखकर दंग रह गई। 70-80 साल के भी जो लोग हैं, स्पेशली स्विट्जरलैंड में मैंने देखा कि वो साइकिल चला रहे हैं। तो हम लोगों ने वेस्टर्न से बहुत कुछ उनको कॉपी करने की कोशिश की, पर उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो हम लोगों ने नहीं लिया है। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी हो गई है बहुत कम। ठीक है। उसके बाद तीसरा हुआ स्ट्रेस लेवल, तनाव। आप हर किसी से बात करो, आपको मुश्किल से एक इंसान ऐसा मिलेगा जो खुश है। जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का हमारे बॉडी को तो आराम दे दिया इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने, पर उसके एवज में हर चीज का आप कुछ दाम आपको अदा करना पड़ता है। तनाव, उसकी वजह से तनाव जो बढ़ा है, और तनाव बहुत बड़ा कारण है आज बहुत सारी बीमारियों का। पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना, चिंता और चिता एक समान है। तो ये जो हमारे लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने गड़बड़ी की है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। बात बहुत छोटी सी है, सबको पता है, लेकिन लोग इसको ठीक नहीं कर रहे। दूसरा जो भारत में स्तन कैंसर बढ़ने का जो कारण है वो है विलंबित गर्भधारण। हमारे देश में, हमारे समाज में एक, हम लोग 18 साल के ऊपर की लड़कियों की शादी कर देते थे। एक सरकार ने ये तय किया था। अभी हम भी एम्बिशियस में, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए और करियर के चक्कर में हम थोड़ी सी अपनी शादी को डिले करते जा रहे हैं। देखिए, जब मैं 20s में थी तो हमारे जनरेशन में 24-25 में शादी होती थी। मेरी जो छोटी बहन है उसको मैंने देखा 28-29 साल बहुत नॉर्मल हो गया है। तो लोग शादी लेट कर रहे हैं और लोग लेट गर्भ धारण भी कर रहे हैं। तो लेट अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से वो हमारे बॉडी में और हमारे ब्रेस्ट में, स्तन में भी वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो अगर बहुत एज होने पर आप अगर प्रेगनेंसी, गर्भ को धारण कर रहे हैं, तो स्तन कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। और तीसरा है आहार में बदलाव। हम लोग इंडियंस जो हैं, हम भारतीय, हम लोग बहुत ताजा खाना बनाकर खाने वाले लोग थे।
हमारे खाने के ऊपर तो बाहर से लोग आकर हमसे सीख कर जाते थे, हमारे मसाले तो लोग बाहर खरीद कर जाते थे, लेकर के पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैलते थे। अभी हमने क्या किया है कि हमने फास्ट लाइफ कर लिया है, और फास्ट लाइफ की वजह से फास्ट फूड आ गया है। तो हमारे, आप दिन भर खुद ही, अभी आप बैठो और खुद में ये चीज सोचो, दिन भर आपने क्या खाया। आप देखना कि आपके खान पान में शुगर यानी कि चीनी, ट्रांस फैट मतलब वसा वाले खाना, जो बेक्ड फूड है, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, चिप्स हो गया, या फिर प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड किसको बोलते हैं? वो खाना जो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है, या तो हमने उसको एकदम फ्रोजन बना दिया, एकदम उसको इतना ठंडा कर दिया है कि वो खराब नहीं हो जल्दी, या उसको तल दिया है। तो जब इस तरह का हम खाना खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को पैदा करता है। और अभी तो बहुत तरह का रिसर्च आ रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है, ये जो मैकडीज और डोमिनोज, इस तरह के जो बाहर की कंपनियां हैं जो पिज्जा बर्गर वगैरह खिला रही हैं, तो अगर वो अमेरिका में अगर चीनी और नमक अगर वो लोग 5% डाल रहा है, तो हमारे इंडियन फूड में वो लोग 15% डाल रहे हैं। तो हमारा जो खान पान है वो बहुत बिगड़ गया। जो हमारे पूर्वज थे, जिस हिसाब से वो खाते पीते थे, हमने उसमें बहुत बदलाव कर दिया। अभी आप लोग, एक पाम ऑयल जो है वो काफी अभी चर्चा में है, जिसकी वजह से भी कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। तो मैं जब पहली बार मैं आरसीएम में गई और आरसीएम का फैक्ट्री में विजिट कर रही थी, तो मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो खाने का हो, लगाने का, मैं सबसे पहले उसके जो पीछे इंग्रेडिएंट्स होता है, मैं उसको पढ़ती। और मैंने आरसीएम में जब मुझे वो बता रहे थे, मुझे घुमा रहे थे फैक्ट्री में, तो उन्होंने मुझे बिस्किट्स और ये सब दिखाया, भुजिया वगैरह दिखाई। और मैं जब उठाकर मैंने इंग्रेडिएंट को पढ़ा, और वहां पे मैंने देखा कि वहां पे राइस ब्रांड ऑयल सब जगह यूज होता है, तो मैं खुश हो गई और मैं स्तब्ध रह गई कि इतने कम, इतने अच्छे प्राइस पे ये लोग इतना बढ़िया प्रोडक्ट कैसे दे रहे हैं। एंड देन एंड देयर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आरसीएम और कीसोल से जुड़ना है। तो ये रहा हमारे खान पान की बात। फाइबर की कमी हमारे खान पान में हो गई है। जैसे मैं भी खुद गांव से हूँ, तो मैंने बताया हमारे अमरूद का, आम का, पपीता का, बेर का पेड़ हुआ करता था, और हम लोगों को ऐसे फ्रूट्स काट कर कोई प्लेट में नहीं दिया जाता। तो ये जो फाइबर है, ये रेशा वाले खाने जो है, वो हम लोगों को ऐसे ही हम लोग खाते थे, मजा मजा में ही हम लोग खा लेते थे। अब आजकल प्रॉब्लम क्या है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें दुनिया भर का केमिकल, दुनिया भर का पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है। तो वो भी एक कारण है। जागरूकता की कमी। आज इस सेशन में मेरे साथ मैंने देखा तकरीबन 7-750 लोग जुड़े हुए हैं, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आज इतने लोगों को मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दे पा रही हूँ। तो हमारे देश में जागरूकता की काफी कमी है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। अभी भी जैसे शहरों में लोग बात करते हैं, लोगों को पता है, लेकिन अभी भी गांव में, छोटे कस्बों में लोगों को इसके बारे में पता नहीं। अब बिकॉज इसके बारे में पता नहीं है, तो कैंसर, देखिए कैंसर स्टेज वाइज होता है। कैंसर जो बीमारी है वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है। तो अगर स्टेज 1, स्टेज 2 तक पकड़ा जाए तो उसको पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है, या एक इंसान नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। पर बिकॉज कि अपने यहाँ जागरूकता नहीं है, लोगों को ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी वजह से लोग बहुत देरी करके पहुंचते हैं इलाज कराने, और तब तक चीजें हाथ से निकल गई। तो एक ये जागरूकता की कमी भी अपने देश में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर का बहुत बड़ा कारण। आनुवांशिक कारण, आनुवांशिक, थोड़ा सा जो लोगों ने अगर साइंस को नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, तो मैं उसको थोड़ा सा आसान बनाती हूँ। जीन्स, जेनेटिक, क्या है जीन्स? आप देखोगे कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ जैसा, पापा जैसा, दादा परदादा जैसा दिखता है, बर्ताव करता है। तो ये जो जीन्स है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे शरीर में हमारे पूर्वजों का इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। तो पहले आनुवांशिक जो जेनेटिक म्यूटेशन था, जो जीन्स की गड़बड़ी थी, वो हमारे देश में बहुत कम पाया जाता था। ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा था। लेकिन आज कुछ हुआ है, हालात, इन्वायरमेंट, जिस भी चीज को आप जिसको भी हम बोलना चाहें, उनकी वजह से ये जेनेटिक म्यूटेशन भी एक कारण है।
जिसकी वजह से हमारे यहाँ कैंसर काफी बढ़ता जा रहा है। सो जीन्स में क्या होता है कि जो भी हमारे पूर्वजों की अच्छी चीजें होती हैं, फंक्शंस इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे बॉडी में भेजी जाती है और बॉडी हमारा उसको कॉपी करता है। तो कभी कभी कॉपी करने में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। तो ये हुआ आनुवंशिक कारण। अब स्वास्थ्य देखभाल की असमानता। 2024 में हम पहुंच गए, हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी आप अगर छोटे कस्बों में, गांव में जाकर देखते हैं, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो अभी भी अप टू मार्क नहीं है। और कोविड के टाइम में तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। तो ये जो हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम का अभी भी इतनी असमानता, बड़े बड़े शहरों में, हम तो बड़े शहरों में बैठे हुए, यहाँ पे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। छोटे छोटे गांवों में जो है वो ढंग से डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे यहाँ कैंसर ने इतना उग्र रूप पकड़ लिया है। और एक जो लास्ट कारण है वो है पर्यावरण। अब देखिए, पर्यावरण में बहुत सारी चीजें आती हैं। पर्यावरण एक ऐसा कारण है जो कि हमारे हाथ में भी है और बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो उसमें हवा, पानी, मट्टी और हम जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो, ये सारी चीजें पर्यावरण में आ जाती है। अभी आप देखोगे कि रोड पे इतने ज्यादा व्हीकल्स बढ़ गए, इतनी गाड़ियां बढ़ गई हैं, उससे जो विषैले गैस निकलते हैं, वो गैस भी कैंसर का कारण है। अभी जो मट्टी है, इतने पेस्टिसाइड्स जो यूज किए गए हैं, वो मट्टी भी अपने आप में खराब हो गई। उस मट्टी से जो फल फूल, जो खान पान हम लोग खाना पीना निकाल रहे हैं, उसके अंदर भी अब केमिकल्स आ रहे हैं। वो भी एक कारण है कैंसर का। पानी, साफ पानी, आज भी हमारे देश की जो है वो आधी आबादी को साफ पानी नहीं मिलता है। कितनी दुख की बात है। ये भी एक कारण है जो कि कैंसर को उत्पन्न कर रहा है। एंड देन प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हैं, कितने बार हम लोगों को पता ही नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। कुछ भी मार्केट में खरीदने जाएं तो उसका इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ें कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। और अगर आपने पैराबेन या सिलिकॉन, इस तरह के प्रोडक्ट्स, अगर आपने इस तरह का उस पर लिखा हुआ देखा, उस प्रोडक्ट को यूज मत कीजिए। जो हम लगाते हैं, हमें वही चीजें लगानी चाहिए जो हम खा सकते हैं। और इसके लिए हमारे कीसोल हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। अगर आप कीसोल के प्रोडक्ट्स को देखें, तो कीसोल के प्रोडक्ट्स में आपको मोस्टली जो मिलेंगी इंग्रेडिएंट्स, वो हानिकारक नहीं रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा नेचर से ली हुई नेचुरल चीजें एक्सट्रैक्ट करके डालेंगी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान लाना चाहूंगी कि कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स हैं। जो पहला आपने देखा, ऑरेंज पील, ये अगर अपने ब्रेस्ट के ऊपर, अगर आपको जैसे नारंगी का छिलका होता है, जैसा नारंगी का छिलका का जो स्वरूप होता है, अगर उस तरह का कुछ दिखे, तो वो एक रीजन है कि शायद ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है या पनप रहा है। फिर स्तनों का सिकुड़ना, अचानक से सिकुड़ जाना। स्तन में आप अगर रेडनेस, लालिमा देख रहे हो या डार्क हो रहा है, या फिर आपने अचानक से देखा कि ब्रेस्ट के शेप में और साइज में बहुत ही अचानक से बदलाव आया है, या अगर निपल के पास बहुत ज्यादा रैशेस या बहुत खुजली हो रही। और नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड्स के टाइम में वुमेन को थोड़ा सा ब्रेस्ट में पेन होता है, लेकिन अगर माहवारी बंद हो गई है, अगर मेनोपॉज हो गया है और उसके बावजूद अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम, पेन हो रहा है, तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की ओर इशारा करते हैं। अब देखिए, इनमें से कुछ आपको हो सकता है तो डरने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक जागरूकता के लिए, आपको बताने के लिए ये सिम्टम्स मैंने बताया है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ढंग का वेल फिटेड ब्रा नहीं पहना, उसकी वजह से भी थोड़ा सूजन हो गया, रेडनेस हो गया। तो लेकिन इन सारे सिम्टम्स को एक बार आप ध्यान में जरूर रखें। अगर इस तरह का कोई भी बदलाव ब्रेस्ट में दिखता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी तो मैंने आप लोगों को बता बता के डरा दिया कि
ये रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो हमारी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं और बहुत सारे रीजंस हमारे हाथ में नहीं है। पर ऐसा नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं। तो मैं कुछ आप लोगों को सॉल्यूशन बताना चाहूँ। अगर हम लोग, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, तो अगर जीवन शैली में हम खुद से बदलाव करें तो बहुत हद तक हम लोग कई तरह की बीमारियों से, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, उससे हम लोग अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है वजन बनाए रखिए, वजन को एक लिमिट में रखिए। जब किशोरावस्था में होते हैं या जब हम यंग रहते हैं तो हमारा छरहरा बॉडी होता है, ये दोनों के साथ होता है, मेन वुमेन दोनों। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हम वेट गेन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आजकल लोग हो गए हैं, आजकल लोग बहुत ही एक्टिव हो गए हैं और अपने वेट को संभालते हैं, और फिर भी आप देखिएगा कि लोगों ने बहुत वेट पुट ऑन कर। तो देखिए, वजन को एक अच्छे स्तर पे रखना बहुत जरूरी है। शिल्पा शेट्टी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। और उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। एक वर्ड होता है बीएमआई, अगर आप लोगों ने कॉपी पेन लिया हुआ है तो उसको जरूर अपने पास लिख के रखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स। सो क्या होता है कि अगर मेरा हाइट अगर 5'4" है तो 5'4" के हिसाब से मेरा वजन कितना होना चाहिए। मैं स्त्री हूं तो मेरा वजन कितना होना चाहिए, पुरुष हूं तो उतना होना चाहिए। वो एक आइडियल वेट आपको बताता है। नॉर्मली 25 होता है उनका स्टैंडर्ड। अगर उसके ऊपर आपका बीएमआई आ रहा है तो आपको अपनी वजन को कम करने की जरूरत है। तो पहला तो हो गया कि हमें अपने वेट को मेंटेन रखना है, सिर्फ आकर्षक दिखने के लिए ही नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। दूसरा, नियमित शारीरिक। लेकिन यहां हम बन जाते हैं हनुमान, हम भूल जाते हैं। अभी हमारे जैसे हम बड़े शहर में रह रहे हैं तो हमारे पास जिम है, हम लोग वहां जाते हैं, जिम करते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूज मत बनाइए। योगा हो गया, रामदेव जी आते हैं सुबह सुबह, इतना योगा सिखाते हैं। और ब्रिस्क वॉक, मतलब तेजी से चलना, ऐसा चलना 1 घंटे का कम से कम इस तरह से वॉक कीजिए कि थोड़ा सा आपका सांस बढ़े और थोड़ा आपका हार्ट बीट बढ़े। सैर करने नहीं जाना है। तो इस तरह से कुछ कुछ आप 2-3 तरीका अपना सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी फिजिकली, हम लोग मूव करने के लिए ही बने थे। हमें जो नेचर बनाया है, हम लोगों को एक जगह बैठना नहीं था। एक वर्ड होता है काउच पोटैटो, मतलब आलू जो कि सोफा पे रख दिया गया और वहां से हिल नहीं रहा। तो आजकल हम लोगों ने टीवी वगैरह आने के बाद या लैपटॉप वगैरह आने के बाद हम वही बने हुए हैं। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर एक्टिव रहे, और उसमें आप अलग अलग तरीका भी निजात कर सकते हैं, अपने ओन भी तरीका। जैसे मैंने क्या किया है, मैं हर 1 घंटे पे पानी पीती हूँ। तो मैंने पानी को थोड़े दूर पे रखा हुआ है, मैं उठती हूँ, जाती हूँ, एक चक्कर लगाती हूँ, पानी पीती हूँ, आ जाती हूँ। तो इस तरह से आप अपने बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं। तीसरा, अल्कोहल का सेवन सीमित करें। इसके ऊपर तो एक पूरा सेशन चल सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ कुछ खराब चीजें उनकी अपना ली, और उनकी अच्छी चीजों को हमने देखा भी नहीं है, नजरअंदाज किया। अभी शराब जो है वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रकोप है, मैं ये कहूंगी। आप देखोगे कि बर्थडे पार्टी में, बच्चों के भी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो लोग अल्कोहल पी रहे हैं। अब हम जो नारी शक्ति है, हमने मेन की बराबरी तो कर ली, लेकिन इसमें यहाँ पे आजकल वुमेन भी अल्कोहल लेती हैं। तो ये, और WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है, जैसे लोगों ने अलग अलग सिस्टम निकाल दिया कि थोड़ा सा पी लेते हैं उससे तो हार्ट ठीक होता है ना, नहीं। अगर अभी आप WHO का रिसेंट रिसर्च देखिएगा तो अल्कोहल एकदम कम से कम मात्रा में भी आपके शरीर के लिए पॉइजन है, बहुत ही हानिकारक है। तो इसको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए। ये हमें सिवाय बीमारी के, कलह कलेश के और हमारे घर में पैसे खर्च कराने के अलावा कुछ नहीं करता। अब है जीन परामर्श, ये भी थोड़ा सा एक साइंटिफिक, एक टेक्निकल टर्म है। जैसे कि अगर किसी के घर में जीन परामर्श, दवाइयां और निवारक सर्जरी, ये तीनों को मैं एक साथ, इन तीनों को के बारे में बात करना चाहूंगी। अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है, उनकी नानी, मासी, माँ, बहन, इन लोगों को अगर ब्रेस्ट का कैंसर या ओवरी का कैंसर हुआ है तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए।
उनको एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके यहाँ कैंसर की हिस्ट्री है, आपके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पहले ही डॉक्टर से मिल लेते हैं, जैसे मैं एकदम लाइव उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरी एक दूर की भाभी है, उनकी नानी और उनकी माँ दोनों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उनकी जब शादी हुई उसके बाद ही वो थोड़ी सी उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, वो पहले ही डॉक्टर से मिलनी और उन्होंने इसके लिए अपनी इलाज करा। उससे क्या हुआ कि वो बच गए, मतलब उनको कैंसर हुआ ही नहीं। तो अगर जिसके भी घर में फैमिली हिस्ट्री है, उसको अपने तरफ से ये एफर्ट लेकर के जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, दवाई खाने की जरूरत है या फिर सर्जरी की जरूरत है, उसके हिसाब से आप एक्ट कर सकते हो। एक बहुत बड़ी हीरोइन है, पता नहीं अगर आप लोग इंग्लिश मूवी देखते होंगे तो, उनका नाम है एंजेलिना जोली। बहुत ही खूबसूरत और सक्सेसफुल हीरोइन है वो। तो उनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर की। उन्होंने वेट नहीं किया, वो गई और उन्होंने जाकर सर्जरी करा ली। मास्टेक्टोमी करके एक सर्जरी होती है उन्होंने, जिसमें उनके ब्रेस्ट को ही उन्होंने रिमूव करा। और ये एक हीरोइन के लिए, जो कि अपने खूबसूरती के लिए बहुत जाने जाते हैं, बहुत बड़ा स्टेप था। और उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं, वो आई और उन्होंने इस बात को दुनिया के सामने रखा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के लिए जागरूक और डॉक्टर के पास बिना देर किए जाए। और कैंसर से बचने के लिए पर्यावरणीय प्रदूषकों के संपर्क को कम करें। कोई भी एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें हैं जो कि कैंसर को पनपाने में मदद करती। जैसे पहला एग्जांपल मैं देना चाहूंगी डिवाइस और फोन का। हम लोग रात में भी एकदम अपने गले से लगाकर फोन को सो रहे हैं, अपने लैपटॉप को रख रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा अपने से दूर रख सकते हैं, कम से कम 8 घंटे तो रख सकते हैं, कमरे के बाहर रख सकते हैं। तो ये करें। दूसरा होता है कि बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं। हम नहीं स्मोक कर रहे, लेकिन हम उनके बाजू में बैठे हैं, उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो जितना उस इंसान को हानि हो रहा है जो ओरिजिनली बैठकर स्मोक कर रहा है, उतना ही हानि आपको भी हो रहा है और आपको शायद इसका पता नहीं है। तो अपने आप को इस तरह का जो भी माहौल है उससे अपने आप को बचा करके देखिए। फिर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स, जैसे अगर आपके यहाँ सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहा है, उसको अभी बहुत सारे मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं कि आप उससे वॉश करके उसके केमिकल्स को हटा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ स्टेप्स आप अपना सकते हैं। प्रोडक्ट तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप कीसोल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे ही हानिकारक केमिकल्स वगैरह से बचे हुए हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को यूज कीजिए जो ऑर्गेनिक हैं, जो नेचुरल चीजों से बने हुए हैं। तो ये सब करके हमको कैंसर को हम कम कर सकते हैं। अब एक जो सबसे बड़ा स्टेप है, मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुने और अगर लिखना चाहें तो प्लीज लिख लें। जो हर औरत को, जब वो एक माहवारी जब से उसको होता है, आप अपनी बेटी को, अपनी माँ को, हर किसी को ये बताएं, वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अपना स्वयं का परीक्षण। और ये करना है हर महीने। तो जब माहवारी के दौरान नहीं, माहवारी के दौरान ऐसे ही थोड़ा हार्मोनल चेंजेस रहता है हमारे बॉडी में और हमारे ब्रेस्ट में थोड़े से बदलाव रहते हैं। तो माहवारी से कुछ दिन के बाद अपने फोन के कैलेंडर में या अपने घर के कैलेंडर में एक डेट मार्क कर लीजिए और उस डेट पे आपको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। उसका क्या प्रोसेस है? बहुत सिंपल है और मैं बहुत ओपन होकर के, खुल करके आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको टॉपलेस होकर के अपने टॉप को रिमूव करके एक शीशा के सामने खड़े हो जाना है और शीशा के सामने खड़े होकर अपने आप को ध्यान से अपने स्तन को देखना है। क्या देखना है? स्तन के साइज को, स्तन के शेप को और स्तन के स्किन, ये तीनों को ही आपको ध्यान से देखना है। और ये देखने की कोशिश करनी है कि कहीं कोई गठान, कहीं कोई गांठ तो नहीं है। अगर वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है? आप थोड़ा सा आगे झुक जाइए और झुक करके फिर से अपने आप को शीशे में देखिए। आपको अपने निपल्स को देखना है। दोनों जो निपल्स हैं वो एक बराबर ही लटकने चाहिए। अगर किसी में आपको तनाव दिखता है
तो वो गड़बड़ है, वहां पे आपको सतर्क हो जाना है। तो ये दो चीजें। उसके बाद जब हमने अच्छे से परीक्षण कर लिया, जब अच्छे से अपने आंखों से देख लिया, तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ को पीछे ऐसे सर के ऊपर रखना है और उसके बाद फिर खुद को देखना है। इससे क्या होगा, इससे जो निप्पल के नीचे का जो एरिया है, अगर उसमें कहीं कोई बदलाव है तो वो आपको दिख जाएगा। तो ये था तीसरा स्टेप। प्लीज स्टेप इसको याद रखिएगा। पहला है टॉपलेस, आप मिरर के सामने खड़े हैं, खुद को आकार, शेप, साइज, स्किन सब देख रहे हैं, अब सब कुछ सही है। उसके बाद आप थोड़ा सा शीशा के सामने झुक जाते हैं और उसके बाद आप अपने निप्पल्स के देखते हैं कि दोनों का एक आकार में दोनों नीचे लटकने चाहिए, किसी में खिंचाव तो नहीं है। फिर आपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखा और फिर अपने आप को देखा। अगर कहीं पे आपको कोई बदलाव नहीं दिखता है तो यहाँ ये आपका एक स्टेप पूरा हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको खुद को छू करके और तब अपना निरीक्षण करना है। और कैसे छूना है वो मैं बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो 3 फिंगर्स है ना, ये 3 फिंगर्स हमने ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, और इस तरह से टच करना है, दबा के, ठीक है। और ये कहां से शुरू करना है, अगर आपको अपने लेफ्ट ब्रेस्ट का अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हो तो राइट हैंड से कीजिए, और अगर राइट ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से कीजिए। आर्मपिट से, कांख से शुरू करना है, कांख से शुरू करना है दोस्तों, सिर्फ ब्रेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, कांख भी आर्मपिट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही गोल गोल करते हुए आप कांख से छूते हुए नीचे ब्रेस्ट तक आइएगा। ब्रेस्ट के गोलाकार में आप धीरे 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 करके छूइएगा। और छू कर आप क्या फील करने की कोशिश करें, आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि कहीं कोई गांठ, कहीं कोई गठान, कोई ट्यूमर तो नहीं है। और यही प्रोसेस आपको दोनों तरफ अपने ब्रेस्ट में दोहराना है। बस ये टोटल करने में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। नॉर्मली नहाने के बाद अगर आप करते हैं बाथरूम में तो स्किन हमारा थोड़ा सा भीगा हुआ रहता है, तो और अच्छे से हमें समझ में आता है। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा जो पूरा जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो मैंने अभी तक बात की है, उसका जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है। अभी जब हम लोग वापस से अगर चर्चा करेंगे, जब आप लोग भी अनम्यूट करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी इसमें कंफ्यूजन होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। पर प्लीज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करना है। एक 18 साल की भी लड़की को करना है और एक 60 साल की भी महिला को करना है, और ये हर महीने करना है। एक डेट कैलेंडर में डालना है, अपने लिए 5 मिनट निकालना है। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको शायद बहुत बड़े होने वाले आने वाले प्रॉब्लम से बचा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कहीं कोई गांठ, कोई गठान महसूस हुआ तो उससे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नॉर्मली 10 में से जो 9 गांठें होती हैं, जो 9 ट्यूमर्स होते हैं, वो नॉन कैंसरस होते हैं। उसमें से एक आधी ऐसा हुआ जो कि शायद कैंसर का रूप ले ले। एंड अगेन, जैसा कि मैंने बताया था कि कैंसर 4 स्टेज में होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। अगर वो अर्ली डिटेक्ट, अगर वो पहले पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज संभव है और एक नॉर्मल जिंदगी भी संभव है। मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा है, वो एकदम नॉर्मल हमारी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, और बल्कि अब और ज्यादा अलर्ट होकर के, और ज्यादा एक्टिव होकर के जी रहे हैं। और अगर आपको स्क्रीनिंग में कुछ भी समझ में आता है तो अब आपको जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है वो कैसे कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, मैं कुछ आपको उसके लिए भी जानकारी दे देना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो पहले वो आपका पर्सनल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मेमोग्राम कराते हैं, एमआरआई, ब्रेस्ट बायोप्सी, ये सब कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट है जो क्लिनिकल टर्म्स में डॉक्टर आपको सजेस्ट करें। अब कैसे लोग हैं वो, कौन से लोग हैं जिनको की जाना चाहिए क्लिनिकल टेस्ट के लिए, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी। पहला तो जैसा मैंने बताया कि अगर अपने सेल्फ स्क्रीनिंग में, अगर खुद से, अगर आपने अपना, आप खुद से देख रहे थे और उसमें आपको कुछ गड़बड़ होती है तो आप जाइए। दूसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी माँ, मासी, बहन, नानी, इनमें से किसी को भी अगर कैंसर था तो आपको अलर्ट होना चाहिए और आपको जाना चाहिए। अगर आप 40 साल के हो गए तो एक बार अपने गायनो से मिल लो,
और एक्चुअली अपना थॉरो चेकअप करा लीजिए, आप ब्रेस्ट का करा लीजिए, आप यूट्रस का करा लीजिए। आजकल ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वो वेट नहीं करना चाहिए कि हम बीमार हो गए, हमारे साथ कुछ गलत हो गया तब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चौथा, जब मेनोपॉज हो जाता है, जब माहवारी रुक जाती है, नॉर्मली ये 50-51 साल की उम्र में होता है, तो एक पहले ये ट्रेंड भी था कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली उसके बाद ज्यादा देखा जाता। अभी तो मैंने आपको बताया कि 18-20 साल की भी लड़कियों को हो रहा है। तो इनको जिन्होंने भी, जिनका भी मेनोपॉज हो गया है, उनको समय समय पर जाकर डॉक्टर से मिल करके और अपनी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। अब एक मिथ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, जो मुझे भी बहुत दिन तक मुझे भी लगता था कि वो सही है, और वो था कि गलत साइज का ब्रा या फिर अंडरवायर ब्रा या काला ब्रा पहनने से कैंसर होता है। तो अभी तक जितना भी रिसर्च उसके ऊपर हुआ है, ऐसा कोई बात उसमें नहीं सामने आया है। तो इस चीज से, ब्रा से डरने की जरूरत नहीं। पर हाँ, सही ब्रा क्यों पहनना जरूरी है, थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा कर ले, जब आज स्तन के ऊपर इतने ओपनली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सही ब्रा अगर हम नहीं पहनते हैं तो हमारे गर्दन में, पीठ में, कंधे में हमें बहुत असहजता होती है, बहुत अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं। स्पेशली जिनके थोड़े से बड़े ब्रेस्ट हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सही ब्रा पहने, सही आकार का ब्रा पहने। दूसरा, हम गर्म देश से आते हैं, तो हमें ऐसे ब्रा पहनने की जरूरत है जो कि नेचुरल फैब्रिक से बना हुआ है। जैसे अपने कीसोल का जो है वो कॉटन का बना हुआ ब्रा रहता है। तो ये हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए, जिनको एलर्जिक स्किन है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तीसरा है, जो ऐसी माताएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, उनके ब्रेस्ट में बहुत तेजी से बदलाव आते रहता है, तो उनके लिए एक अलग टाइप का ब्रा है। उनको उस तरह का ब्रा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकर के पहनने की जरूरत है। और चौथा, कुछ ऐसी वुमेन है जिनकी सर्जरी हुई है, जो जिनका ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही सर्जरी हुई है, या कोई अलग कोई रीजन है जिससे सर्जरी हुआ हो, तो उनके लिए भी एक कंफर्टेबल और अच्छी ब्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ब्रा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अच्छा आरामदायक ब्रा, लेकिन इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गांठ मिलने पे हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, डरना नहीं है, क्योंकि 9-10 में से 9 गांठें जो है वो नॉन कैंसरस होती है। भारत लेकिन Recording in progress. तक उनको पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके इस जानकारी से एक जीवन भी बच सकता है, तो आप समझिए कि आपने कितना बड़ा पुण्य का काम धरती पर आकर के किया है। थोड़ी सी हमें अपने से जागरूक होने की जरूरत है। हर बात पे हम, हमारे देश में आदत है कि हम सरकार पे, दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। तो जो मैंने कहा कि क्या हम कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, उस चीज पे हमें ध्यान देना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे सेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था सेल्फ स्क्रीनिंग, जो अपने आप को स्वयं परीक्षण, वो आपको करते रहना है। तो जैसा कि मैं हर सेशन को एक पोएम के साथ एंड करती हूँ, मैंने एक छोटा सा पोएम लिखा है, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत गंभीर और सीरियस हो गया ये सेशन। कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चले, मिलकर ये दूरियां तय हो जाएंगी। कुछ बोझ तुम उठाओ, कुछ हम उठाएं, ये बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, कहना भी मुश्किल ना हो पाएगा। कुछ उजियारा तुम करो, कुछ उजियारा हम करें, ये अंधियारा भी मिट जाएगा। तो ये था आज का सेशन। प्रियंका जी, मैं चाहूंगी कि आप सबको अनम्यूट कीजिए, मैं सबसे अब बात करना चाहूंगी, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। एक बार स्क्रीन स्टॉप कर देते हैं आप। जस्ट अ सेकेंड। यस, देखिए, आज का जो टॉपिक था, शायद यहाँ पे जो बैठे हुए सभी के लिए यूजफुल, और बहुत ध्यान से मैंने देखा
कि जो 1000 हमारे जो मेंबर थे, एक भी ना बाहर गया ना कुछ, सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। 1000 हो गए थे? वाह! यस, और ये हमारे यूट्यूब पर भी लाइव है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे लाइव सेशंस को सुन रहे हैं। सविता मैम, श्वेता जी, तो जैसा कि मैम ने बोला कि हम कुछ लोगों को सुन लेते हैं ताकि हमें भी वो पता चले कि जो श्वेता मैम ने हमें जो जानकारी दी है, कहाँ तक हम उस चीज तक पहुंच पाए या कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मुझे जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन थी, आज मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो इस टॉपिक को पहली बार इतना डीपली उन्होंने सुना होगा। मैं एक मिनट भी अपनी नजर इधर से उधर नहीं करी, पूरा सेशन मैंने ध्यान से सुना। आप लोगों ने भी ऐसे ही सुना है? बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना मैं? चलिए सुनते हैं कुछ लोगों से। अनीता अशोक जी, अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम, जय किशोर, जय उड़ान मैम। आज की जानकारी बहुत ही ब्यूटीफुल थी और वंडरफुल थी। हम लोगों ने कभी वाकई में इतना सेशन अटेंड के घूमे फिरे पर ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैम, ये बहुत लोगों को बताना चाहिए। और जो आपने बताया हम कैसे चेक करें, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम ऐसे अपना आगे जो भी प्रॉब्लम ना हो उसको हम चेक कर सकते हैं और अपना ही सॉल्व मतलब अपने ही सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और फिर जाके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत मैम दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं मैं चाहती हूँ कि आज पुरुष साथी भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें, कोई हेजिटेट मत कीजिए। वैसे श्वेता मैम ने सभी को बोला है कि जैसे अभी यहाँ पे जो आपने जानकारी ली है कि आप 10 महिलाओं को या 10 अपने मेंबर्स को आप ये जानकारी दें, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी उसमें ऐड करके कि आप अपनी फैमिली मेंबर को तो बिल्कुल जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन आपके जो पड़ोस में है या आपकी गली में है या आपके नोन में जो है, आप उन तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं। तो कोई पुरुष साथी है जिन्होंने हैंड रेज किया है, तो हम उनको अनम्यूट करना चाहेंगे। अभी ज्ञान जी अनम्यूट कीजिए आप, अभिज्ञान जी। सभी को नमस्ते। जय आरसीएम, जय किशोर। सभी तो सबसे पहले मैम आपके लिए बहुत थैंकफुल मैं फील कर रहा हूँ आज के टाइम पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैम अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, ना किसी ने दी। और मैम अभी तक हम हाइजीन कैंप करते थे, फीमेल मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अवेयरनेस देते थे, और ये टॉपिक मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सेंसिटिव है, जिसके बारे में एक पुरुष अगर बात करे तो थोड़ा क्वेश्चनेबल सामने से हो सकता है। लेकिन सिंस वी आर वर्किंग ऑन हेल्थ फील्ड, तो मैं अपने हाइजीन सेशन में भी इस टॉपिक को पॉइंट आउट करने वाला हूँ, भले ही स्टार्टिंग में थोड़े पार्ट से करूँ। और एक चीज और मैं मेरा एक प्रश्न था कि जब आप बता रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, तो मतलब कैंसर के जो जितने भी टाइप्स हैं उसमें से सिर्फ यही दो कैंसर है क्या जो कि आनुवांशिक होते हैं, जेनेटिक होते हैं? नहीं, सिर्फ यही दो नहीं है जो जेनेटिक है। एक्चुअली जेनेटिक पास्ट कैंसर जो है वो मोस्टली इट्स नॉट कि जीन से ही पास ऑन होता है, लेकिन और भी जो अदर टाइप्स ऑफ कैंसर हैं वो जीन से पास ऑन हो सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस पे कुछ भी नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो आपको जब एक सुंदर चेहरा, बढ़िया बुद्धि जब अगर आपको अपने पूर्वजों से मिला है तो ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर हाँ, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये तीनों बहुत ज्यादा राइज पर है इंडिया में, जो कि बहुत सोचने वाली बात है। वन मोर क्वेश्चन, कि अगर किसी के फैमिली में किसी को दूसरे तरीके का कैंसर है, तो क्या ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि मतलब कोई भी रिलेशन है कि दूसरे टाइप का कैंसर और ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर का? देखिए, मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगी। पर मैं ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, और मैंने जैसा बताया कि मेरी जो पड़ोसी हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, बहुत सीनियर डॉक्टर है, तो मैं उनसे डेफिनेटली इसके बारे में बात करूंगी, और नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन है उसके ऊपर मैं इस पे जरूर डिस्कशन करना चाहूंगी। तो मैं आपका ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैं इसको नोट कर लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। कोई और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे? जी, आपने इतनी अच्छी मतलब इस ऐड ऑन किया कि जैसे हम हाइजीन जो सेशन करते हैं उसमें एक छोटा सा हम इस ऐड को भी हम ऐड करना चाहेंगे कि हमारे लिए ये एक अवेयरनेस कितना जरूरी है। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट सुन लेते हैं। मैं एक्चुअली अभी
भी ज्ञान जी मैं आपको कहूंगी कि आप इस पे बात कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में, ये धारणा बन गई है कि अगर ये कोई पुरुष बोलेगा तो वो खराब लगेगा। नहीं, देखिए बात करने का एक तरीका होता है। जिस तरह से अभी आपने ये सवाल को ही रखा, वो अपने आप में इतना शालीन और इतना सुंदर था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हाइजीन सेशन में सर्वाइकल कैंसर के ऊपर तो बात कर ही रहे होंगे, वो हाइजीन की कमी से वहां पे वो जो इशू आ रहा है, तो इस पे एक्चुअली आप लोगों को बात करनी चाहिए एक्टिवली। अभी हम लोग यहाँ 1000 लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को सुना है, और ये 1000 अगर 10-10 लोगों को बताते हैं तो बताइए कितने लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में। और कोई? मुझे लगता है लोग बहुत सीरियस हो गए, इतना टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए ही आज ये सेशन हो रहा है। बहुत सारे एड्रेस है श्वेता मैम, प्लीज आप 2-4 लोगों को अनम्यूट कीजिए ना प्रियंका जी, आई वुड लाइक टू टॉक टू देम। अभी है हमारे पास 5-10 मिनट। करिए, अनम्यूट करिए। जी मैम, जय आरसीएम, जय किशोर। मैम ये पूछना चाह रही थी कि आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो अपने ये चेस्ट के नीचे के साइड होता है सीधे हाथ पे, वहाँ पे मतलब अपने चेस्ट के जस्ट नीचे, वहाँ पे दर्द होने का क्या रीजन होता है? मतलब जहाँ हमारा स्तन खत्म होता है, जहाँ हमारे ब्रा का शुरू होता है, वहाँ पे आप बोल रही हैं? नहीं मैम, बीच में जस्ट अपना जो दूध पिलाने का होता है उसके नीचे ही जस्ट दर्द होने का रीजन क्या होता है? वो भी एक्चुअली मैंने वो जो निपल के नीचे की आप बात कर रही है ना? जी मैम। देखिए बहुत बार तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। बहुत लोगों को आप देखिएगा कि माहवारी के दौरान पीरियड्स के आसपास वो पेन होता है। जी मैम। और अगर वो पेन के साथ साथ, अगर जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये 3 फिंगर के साथ गोल घुमा कर टच करने का, जी अगर आप छुइए और अगर कहीं पे कोई गांठ अगर नजर आती है ना वो दर्द के साथ, तो डॉक्टर के पास जाना। देखिए पूरा ब्रेस्ट और आर्मपिट, वहां कहीं भी अगर दर्द के साथ अगर गांठ महसूस होता है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए। लेकिन अगर ब्रेस्ट बोल रही थी आप? जी मैम, मुझे खुद होता है इसलिए मैं पूछ रही थी। तो आपको मैंने जो अभी सेल्फ एग्जामिन करने के लिए जो तरीका बताया है ना, उससे आप अपने आप को एग्जामिन कीजिए, अपना परीक्षण कीजिए और देखिए कि कहीं कोई गांठ या गठान कुछ ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा है। और एक जो मैंने कहा था दोनों हाथ को पीछे रख के देखने का, वो भी आप एक बार जरूर देखिएगा और देखिएगा कि कोई शेप या साइज में कोई अंतर तो नहीं दिख रहा। अगर कुछ भी थोड़ा भी गड़बड़ लगता है तो एक बार जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ में हम एक सर को सुन लेते हैं। भरत लालवानी जी, अनम्यूट करिए सर। जी मैडम, धन्यवाद मैडम। आपने मैं भी मैडम वंडर वर्ल्ड पीक चलाता हूँ नागपुर से, और मैं भी उड़ान के सेशंस अटेंड किया हूँ, हाइजीन कैंप वगैरह हम लोग भी करते हैं। हमारे साथ में कोई निर्जरास भी है दीदी लोग, उन लोगों के साथ में हम लोग कई बार इधर उधर जाते हैं और काफी अच्छे से हम लोग कैंप लेते हैं। और आज जो आपने बताया, वाकई में अब तक के किसी ने ये नॉलेज नहीं शेयर किया था, वो चीज आपने दीदी शेयर की, इसके लिए मैं तय। इतना आसान नहीं है। आपने जो चीज बताई है, अगर उस चीज के ऊपर कोई केयर करे तो क्योंकि मैं दुकान पे भी बैठता हूँ, मेरा जो वंडर वर्ल्ड पीक है वहां पर कई ऐसे लोग आते हैं, मैं बताता हूँ उनको हाइजीन से रिलेटेड जब भी कोई चीज है, और मैं हर उम्र दराज के लेडीज फीमेल्स को भी बताता हूँ, इवन जेंट्स को भी बताता हूँ। तो उससे मुझे ये बेनिफिट मिलता है, मेरे साथ आरसीएम में भी जुड़ते हैं। कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे हाँ ये तो कुछ तो भी बक रहा है करके, बट मुझे ये एक अच्छा लगता है कि मैं ये चीज आज आरसीएम से मुझे नॉलेज मिलने के बाद मैं लोगों तक के शेयर करता हूँ। और दीदी आपने 10 लोगों का कमिट किया है, मैं 108 लोगों का कमिट दूंगा कि मैं 108 लोगों तक के ये नॉलेज शेयर। वेरी गुड। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई हम अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो पहले लोग हमारे खिलाफ होते हैं, फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं और बाद में हमारे पीछे हमारे साथ चलते हैं। इसलिए आप लगे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। रूबी देवी जी, अनम्यूट करिए। जय आरसीएम, जय किशोर। मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में है। मैं पहले फ्लैट में रहती थी, मैं मेरे उड़ान वाला कोर्स में आ गया था, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया जाएगा, तो मैं वो
रूम पे गए मैम, क्योंकि मेरी बहुत सारे फ्रेंड है। मैंने बोला आज सब मिलके ना एक मीटिंग करेंगे मेरे साथ। आपने कमिटमेंट दिया 10 गो मैम, मैं पहले ही 20 आदमी के साथ बैठी थी, पर मेरा वहाँ लिंक नहीं जुट रहा था मैम। उन लोगों के पास सॉरी बोल के कि मेरा लिंक नहीं जुट रहा, मेरा क्लास भी छूट जाएगा। मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी, मैं सुन के मैं घर जाती हूँ, मैं मेरा लिंक वहीं जुटेगा, वहाँ जुट नहीं रहा था लिंक मेरा। तो Very फिर good. मैं, हाँ मैं वहाँ जाके फिर मैं बताऊंगी, नहीं तो मैं अभी साथ साथ मेरा अभी 10 औरत बैठी थी मैम ये सेशन सुनने के लिए। मैं दूसरे बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी, हम लोग ये लिंक YouTube पे डालते हैं ना? हाँ, वो YouTube पर अभी लाइव है आपका। और उसके बाद कैसे देख सकते हैं YouTube पे? थोड़ा सा अगर YouTube का जो अपना कीसोल ओरिजिनल करके जो हमारा चैनल है, उस पेज पे आप जाइएगा, वहाँ से आप इस वीडियोस को आप देख सकते हैं, इस सेशंस को वहाँ जाके सुन सकते हैं। वेरी गुड। तो आप फिर अपने फ्रेंड्स को वहां से दिखा दीजिए, है ना? आपको जो लिंक मिला था उसमें आपका YouTube चैनल का नाम भी लिखा हुआ था, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि समय कम है अब हमारे पास, और उड़ान का सेशन अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रियंका मैम ने कितना दूर तक सोचा है जो इस तरह का सेशन आप लोगों के लिए रखा है। तो आप प्लीज जुड़े रहिए, बिकॉज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, जानकारी के साथ हम लोग आते रहेंगे। अगर कोई एक दो और लोग बात करना चाहे तो हमारे पास 2 मिनट है, वी कैन टॉक। एंड श्वेता मैम, सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगी कि मैंने एक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में। अगर कान से रिलेटेड किसी की भी कोई इशू है